लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का दूसरा टॉपिक है आपके पास रेस्पिरेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है। तो हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा। डाइजेशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग खाना खाते हैं और डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो है अपने बॉडी के अंदर आती हैं, लेकिन अगर उससे एनर्जी रिलीज़ करवाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा। और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स का जब बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है सेल्यूलर लेवल पर, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। ये आपके बॉडी के अंदर एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, इस वजह से वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि कम टेम्परेचर पे पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज़ किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन का। किसका बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन? तो न्यूट्रिएंट्स का। कहाँ पे होता है? तो इनसाइड द बॉडी। किसके प्रेजेंस में होता है? तो एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। और इसमें होता क्या है? तो इसमें आपका एनर्जी रिलीज़ होता है। तो टू रिलीज़ द एनर्जी फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है अपनी बॉडी क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। तो एनर्जी रिलीज़ करने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस किया जाता है। ये एक तरह के कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होगी। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किसके बीच में? तो बॉडी और आउटसाइड इन्वायरमेंट के बीच में। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है कि रेस्पिरेशन किस तरह की प्रॉपर्टीज़ प्रोसेस है। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किसके बीच में? तो बॉडी और आउटसाइड इन्वायरमेंट के बीच में। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना क्या है कि आपके पास क्या है? फूड जो हम लोगों ने डाइजेशन में लिया, रेस्पिरेशन में उसको क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन। और वहाँ से आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर और साथ में एनर्जी। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है किस चीज़ के लिए? तो रेस्पिरेशन के लिए। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जो अपने बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कि कौन से ऐसे सब्सटेंस जो आपका जिनका अंडर ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी जो खाना वगैरह हम लोग खाते हैं उसी के ऊपर ऑक्सीजन काम करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। एक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज़ होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और दूसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली चीज़ यही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी और ये किसके प्रेजेंस में होगा? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पे पहले अपने पास होता है ग्लूकोज, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में जाएगा रहेगा और वहाँ पे पहला ऑक्सीडेशन होता है जिससे वो पायरुवेट और एनर्जी देता है। ग्लूकोज एक्चुअली में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, जबकि पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होगा। अब इसका पहला प्रोसेस कहाँ पे हुआ? साइटोप्लाज्म में। दूसरा प्रोसेस जो होगा वो कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ पे जो आपके पास है पायरुवेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP आपको यहाँ पे मिलता है। तो
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और दूसरे स्टेप में पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा वाटर में, और साथ में 38 एटीपी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे कंटिन्यू करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे आती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड्स, वो आपकी बॉडी से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, और जो एनर्जी है वो अपने बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में यूटिलाइज होती है। अब आता है आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक क्या था एरोबिक और ये दूसरा क्या है एनारोबिक। नाम से ही क्या पता चल रहा है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें काफ़ी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एग्ज़ाम में अगर डिफरेंसेस वाइज क्वेश्चन आए तो पहली चीज़ यही लिखेंगे, एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है, एनारोबिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक आपके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। एरोबिक ह्यूमंस वगैरह के अंदर होता है, जबकि एनारोबिक आपके पास यीस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और कई बार जो है आपके पास कहाँ पे होगा, तो ह्यूमन मसल के अंदर। ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि जब आपके ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है तो वहाँ पे आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को कई बार हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो दो तरीके से फर्मेंटेशन होता है। एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा शुगर का किसके अंदर, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज़ होगी, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बनता है आपके पास, तो ध्यान रखेंगे इथेनॉल, ये चीज़ याद रखना है। कहाँ पे होता है, तो यीस्ट के अंदर होता है, और ये जो है आपके बियर, वाइन, टॉडी, चीज़, ये सब बनाने में यही काम आता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होगा आपके पास वो किस चीज़ में काम आता है, तो यूज़ टू मेक द बियर, वाइन, टॉडी भी तारीख को कहते हैं, चीज़। अब ग्लूकोज यहाँ पर भी पायरुवेट में कन्वर्ट तो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन पायरुवेट से जब हम लोग जो है अगला रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। इस वजह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मात्र 2 एटीपी, वहाँ पे 38 एटीपी था, यहाँ पे मात्र 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, जो ह्यूमंस मसल्स के अंदर भी होता है और उस पर क्वेश्चंस भी रहते हैं कि जब आपका शुगर का ब्रेक डाउन जो है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में होता है तो उसको हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, जो मेनली बैक्टीरिया के अंदर होगा, या फिर जो योगर्ट होता है तो बैक्टीरिया कॉजेज मिल्क टू कर्डल, और ये जो है बैक्टीरिया किस पे जो है फीड करता है, शुगर के ऊपर, और वहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड का। ठीक है, इसी वजह से दही खट्टा लगता है अपना। या फिर जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज आपका मेटाबोलाइज होकर के बनता है लैक्टिक एसिड, और वही लैक्टिक एसिड जब अपने मसल्स के अंदर जाकर के जमा हो जाते हैं तो उससे फैटिगनेस या फिर मसल का क्रैम्प्स होता है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपके पास एक तो किस में हुआ, तो मिल्क टू कर्ड वाले में हम लोग समझते हैं, और दूसरा मसल्स के अंदर जो पेन होता है ड्यूरिंग दी वेरी हाई एक्सरसाइज, या फिर कुत्ता पीछे पड़ गया, बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, एनर्जी के रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से वहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है। यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज जो है आपके पास क्या हुआ, पायरुवेट और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन उसको मिला नहीं, जिसके वजह से वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। अब एक टॉपिक और आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो है स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन।
तो कहता है कि पहला जो पार्ट होता है वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीथिंग जिसको हम लोग कहते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ टेकिंग द रिक्वायर्ड गैस एंड गिविंग आउट वेस्ट और अनरिक्वायर्ड गैस। यानी एक हुआ प्रोसेस इनहेल करने का, दूसरा हुआ प्रोसेस एक्सहेल करने का। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है आपके पास गैसियस एक्सचेंज। ये जैसे आपके प्लांट्स वगैरह के अंदर होता है, तो डिफ्यूज़न ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू द लंग्स। ये प्रोसेस क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज का। प्लांट्स में ये काम स्टोमाटा करेगा। और तीसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द आर्टेरियल ब्लड एंड द बॉडी सेल, यानी कि बॉडी के अंदर जो है जब गैस के एक्सचेंजेस होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज, और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ तक के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। थैंक यू।